ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम है ना रीतिकाल पढ़ रहे थे नगेंद्र वाली पुस्तक से। और नगेंद्र वाली पुस्तक में जब हम रीतिकाल पढ़ते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि रीतिकाल को क्या क्या नाम दिया गया, किन किन विद्वानों के द्वारा कौन कौन से नाम सुझाए गए थे, और नगेंद्र जी के अनुसार कौन सा नाम जो है रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए था, वो सारे तथ्य इन्होंने बताया। रीतिकाल का साहित्य आधार क्या है, रीतिकाल का शास्त्रीय आधार क्या है, ये हमने पढ़ा कि रीतिकाल की जो रचनाएं थी उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, और जितने भी रचनाएं हैं उनका आधार क्या है, वो रचनाएं कहाँ से पढ़ी गई है, कहाँ कहाँ से उनमें जो लिखा गया कंटेंट है वो कहाँ से उठाया है उसके कवियों ने। कवि किसे कहा गया, आचार्य किसे कहा गया, किस प्रकार से रीति काव्य, रीति मुक्त काव्य, भक्ति काव्य, नीतिपरक काव्य किन किन प्रकार से इसमें डिवाइड किए गए, ये हमने पढ़ा। किस प्रकार की रचना किस इसमें मतलब संख्या ज़्यादा है, जैसे मुक्तक काव्य की रचना, मुक्तक रचना ज़्यादा लिखी गई है या प्रबंध रचना ज़्यादा लिखी गई है, ये हमने पढ़ा कि हाँ यार मुक्तक रचनाएँ ज़्यादा लिखी गई है, कुछ प्रबंध रचनाएँ लिखी गई है, उनका नाम भी हमने पढ़ा। कौन कौन सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो हमने पढ़े, कौन प्रवर्तक आचार्य है ये भी हमने पढ़ा कि चिंतामणि त्रिपाठी को क्यों है प्रवर्तक आचार्य, केशवदास को किसने माना प्रवर्तक आचार्य, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हमने पढ़ा कि रस और अलंकार जो एक प्रकार से संप्रदाय है उनका विशेष प्रभाव रीतिकाल पे पड़ा है। इसके अलावा हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने अंत में ये भी पढ़ा था कि रीतिकाल के अंदर सर्वांग रस निरूपक या सर्वांग जो होता है ना काव्य शास्त्र के सभी अंगों को लेकर लिखी गई रचनाएं, तो सर्वांग रचनाएं यानी कि काव्य के सभी अंगों पर जिसमें रस अलंकार छंद विशेष है उनको लेकर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, तो कुछ उन कवियों का क्रम है जिन्हें सर्वांग निरूपक कवि कहा जाता है, जिन्होंने रस के ऊपर रचनाएं किया है जो रस निरूपक कवि कला है, और कुछ अलंकार निरूपक, कुछ छंद निरूपक। हमने सर्वांग निरूपक नाम से एक टॉपिक जो था इसमें दिया हुआ था नगेंद्र वाली पुस्तक में, वो शुरू किया था और हमने चिंतामणि त्रिपाठी को पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद जो आज हमें पढ़ना था वो है कुलपति मिश्र। कहने का तात्पर्य ये है कि चिंतामणि त्रिपाठी जिनकी पुस्तक है कवि कुल कल्पतरु, जो कि सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, और एक सर्वांग निरूपक कवि इसलिए भी कहा जा सकता है जिसने काव्य के या कविता के सभी अंगों पर अलग अलग प्रकार से कार्य किया है, या कोई एक ऐसा विशेष ग्रंथ रखा है जिसमें काव्य के सभी अंगों का उदाहरण या सभी अंगों का उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है, तो वो भी सर्वांग निरूपक कवि कहलाएगा। जैसे कि चिंतामणि त्रिपाठी का काव्य प्रकाश पढ़ा हमने, काव्य विवेक पढ़ा, लेकिन कवि कुल कल्पतरु जो है इनका वो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे अगला कवि जो कि कुलपति मिश्र है। अब कुलपति मिश्र को हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो सिलेबस में जो महत्वपूर्ण कवि है ना, जो पूरे ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम से, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया किसी भी स्टेट का, हम उसी हिसाब से महत्वपूर्ण कवि को डिटेल में पढ़ेंगे नगेंद्र से भी, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुलपति मिश्र के बारे में सबको पता है कि इनकी रस रहस्य सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली रचना है, और ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, इन पे विस्तार से चर्चा पहली बार इन्होंने की थी। ये 2-3 बातें विस्तार से इनके बारे में पता होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी होता है वो हम पढ़ते हैं नगेंद्र वाली पुस्तक से, जो काम का नहीं होगा या जो हमें आवश्यक नहीं लगेगा उनको हम बीच बीच में छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि चिंतामणि की परंपरा में आने वाले इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य कुलपति मिश्र हैं। इनके अपने साक्ष्य के अनुसार ये आगरा निवासी मथुरा चौबे परशुराम के पुत्र थे, जो अपने काम का बिल्कुल भी नहीं है, तथा जयपुर के कुर्म वंशीय महाराज राज सिंह के पुत्र महाराज जयसिंह महाराज राम सिंह के आश्रय में रहते थे। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित हो जाता है। जिस भी राज्य से विशेष कोई कवि है तो वो अपने आप में ही प्राथमिक हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको प्राथमिकता दी ही जाएगी, चाहे आप गुजरात से हो चाहे यूपी से हो, क्योंकि ये किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम का माइंडसेट होता है कि वो अपने स्टेट के कवियों को प्राथमिकता दें। तो कुलपति मिश्र का हमने पढ़ा कि इनका राजस्थान से भी संबंध है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध कवि बिहारी इनके मामा थे, ठीक है ना, अर्थात ये बिहारी के भांजे हुए, ये भी हम पढ़ते हैं। इनका कविता काल 1660 से 1700 के आसपास ठहरता है। इनके जो ग्रंथ है वो रस रहस्य हैं, संग्राम सार है, दुर्गा भक्ति चंद्रिका है, मुक्ति तरंगिणी और नक्षिक है। ये 5 ग्रंथ है। अब आपको ज़्यादा याद नहीं करना, रस रहस्य पता होता है, इनको सिर्फ एक बार देख लेना है, दिमाग में फिट नहीं बैठाना है हमको। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में 5 साल लग जाता है, उस पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद कम से कम जो ओरिजिनलिटी जो आती है ना वो लगभग
एक्सपीरियंस के बाद आती है, जब हमको लगभग हर कवि का वर्णन याद हो, हर धारा के बारे में विस्तार से बता सकें, पंक्तियाँ दे देकर उदाहरण बता सकें। तो इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना हमको। कभी कभी आँखों से भी चीज़ें याद हो जाती है, दिमाग से नहीं होती, कभी कभी आँखों से भी याद होती है। तो बस देखो इसको, है ना, कि हाँ यार संग्राम सार भी लिखा हुआ है, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिनी और नखशिका, ये 5 ग्रंथ रचे हुए हैं, किंतु आज इनमें से 3 ही ग्रंथ प्राप्त हो पाए हैं। संग्राम सार महाभारत के द्रोण पर्व तथा दुर्गा भक्ति चंद्रिका दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है। रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ्य साहित्य दर्पण तथा केशव की रसिक प्रिया के आधार पर रचा गया काव्यांग विवेचन संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कुल मिला के बात यह है कि रस रहस्य में रस आने से भ्रम में मत पड़ जाना। रस रहस्य अपने आप में सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत काव्यांग विवेचन अर्थात काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया गया है। इनमें कुल मिलाकर 8 वृत्तांत है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये। प्रश्न पूछा जाएगा कि रस रहस्य के अंतर्गत कितने चैप्टर्स हैं या कितने अध्याय हैं? 8। रस रहस्य के अंतर्गत 8 चैप्टर्स हैं, जिनमें क्रमशः काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य पुरुष रूपक, काव्य भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य काव्य, गुण दोष, शब्दालंकार, अर्थालंकार सभी का विवेचन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार नायक नायिका भेद और छंद के अतिरिक्त इन्होंने सभी काव्यांगों का विवेचन किया है। अर्थात नायक नायिका भेद और छंद के अतिरिक्त सभी काव्यांगों का विवेचन किया है। इनमें अलंकारों के विवेचन में साहित्य दर्पण, जो कि विश्वनाथी पुस्तक है, तथा ध्वनि विवेचन के प्रसंग में हुए रस विवेचन में साहित्य दर्पण और रसिक प्रिया का आश्रय ग्रहण किया है। शेष काव्यांगों का विवेचन काव्य प्रकाश के आधार पर किया है, जो कि मम्मट की रचना है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कवि यथा आवश्यक प्रभाव ग्रहण किया है। इनके निष्कर्ष में हम पर्याप्त चिंतन के बाद इन्होंने अपने निष्कर्ष पर्याप्त चिंतन के बाद ये हैं। यही कारण है कि इनमें कहीं तो पूर्ववर्तियों के मतों का समन्वय दृष्टिकोण रहता है, तो कहीं पर स्वतंत्र चिंतन के परिणाम स्वरूप नवीनवत का आभास मिलता है। तो ये अगर इम्पोर्टेंट कवि मान के चले हम किनको, कुलपति मिश्र को, तो ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है कि इनके अतिरिक्त संस्कृत के अन्य आचार्यों को यथा आवश्यक प्रभाव ग्रहण किया है तथा यहाँ से इन्होंने अपने निष्कर्ष पर्याप्त चिंतन के बाद दिए हैं। ये वाली पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पर्याप्त चिंतन के बाद जो निष्कर्ष देने वाले कवि हैं उनका नाम है अपने कुलपति मिश्र, और कुलपति मिश्र की पुस्तक हो गई रस रहस्य। तो ये पंक्तियाँ अंडरलाइन कर लेना। यही कारण है कि इनमें कहीं तो, और एक और विशेष बात है कि जो भी महत्वपूर्ण कवि है उनकी शुरुआत की 2-3 पंक्तियाँ और अंत की 2-3 पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, अगर उनमें कुछ विशेष तथ्य लिखे हुए हैं तो आलोचना की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त ये हो गया, इन्होंने निष्कर्ष पर्याप्त चिंतन के बाद दिए हैं। यही कारण है इनमें कहीं तो पूर्ववर्तियों के मतों का समन्वय दृष्टिकोण होता है, और कहीं पर स्वतंत्र चिंतन के परिणाम स्वरूप नवीन मत का आभास मिलता है। गंभीर चिंतन के समान इनकी विवेचन शैली भी गंभीर है। अन्य कवियों की भांति ये मात्र लक्षण उदाहरण ही नहीं देते हैं, एक विषय पर पूर्ववर्ती आचार्य के मतों को उद्धृत करते हुए जब अपना मत देते हैं तो उसकी व्याख्या ब्रजभाषा के गद्य द्वारा करते चलते हैं। क्योंकि उस समय, आज के समय जो बोली जाती खड़ी बोली, वो तो बोली नहीं जाती थी। उस समय सामान्य गद्य की भाषा भी ब्रजभाषा के समीप ठहरती थी। कहीं कहीं तो लक्षण ग्रंथों उदाहरणों को स्पष्ट करने के लिए गद्य का आश्रय लिया गया है, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। बस हमको पता है कि हाँ, इन्होंने काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, ठीक है, काव्य हेतु, इन पर विस्तार से चर्चा की है, शब्द शक्ति पर चर्चा की है। नायक नायिका भेद और छंद पे इन्होंने चर्चा नहीं की है, जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तो इतना कोई गहरा नहीं है ये प्रश्न भी। जहाँ तक इनके कवित्व का प्रश्न है, इनका काव्य साधारण कोटि का ही कहा जाएगा। बहुत बढ़िया, ये पंक्तियाँ भी इंपॉर्टेंट है जहाँ तक इनके कवित्व का प्रसंग है। अब मेरी बात सुनना, कवि होना और आचार्य होना दोनों भिन्न बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वश्रेष्ठ आचार्य है, इसमें कोई तुलना नहीं की जा सकती, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ये बात अलग हो जाएगी ना। उसी प्रकार कुलपति मिश्र का काव्य साधारण कोटि का ही कहा जाएगा। काव्य प्रकाश के आधार पर इन्होंने रस ध्वनि की स्थापना की है, तथापि ये रचनाओं के सम्यक निर्माण नहीं कर पाए हैं। ये ठीक है कि इनकी कविता नितांत नीरस नहीं है, तथापि इनके भीतर कल्पना और व्यापार जन्य रमणीक बिंबों का अभाव के कारण, प्राविद्वक्ता आ जाने के कारण ये प्रथम श्रेणी के कवियों के वर्ग में बाहर पड़ जाते हैं। तो ये पहली पंक्ति इंपॉर्टेंट है इस वाले पैराग्राफ में। बाकी तो इधर व्याकरण और संबंधों के स्वच्छ प्रयोग के कारण इनकी भाषा यद्यपि आदर्श कही जा सकती है, तथापि उसमें विषयानुरूप सौष्ठव न आ सकने के कारण वह सौंदर्य नहीं आ पाया है जो सरस काव्य के लिए अपेक्षित होता है। वस्तुतः आचार्य कर्म में वे जितने सफल है, कवि कर्म में उतने असफल रहे हैं। अब ये पंक्तियाँ भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंत की पंक्तियाँ हैं ना, तो ये वाला पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। इसकी प्रथम 2-3 पंक्तियाँ
और इसी पैराग्राफ की अंतिम 2 पंक्तियाँ कि वस्तुतः आचार्य क्रम में वे जितने सफल हैं कवि क्रम में उतने असफल रहे हैं। वे आचार्य पहले हैं और कवि बाद में है। उदाहरण के लिए रस रहस्य का कुछ पंक्तियाँ दी रखी है, ठीक है ना, कि एक रूप ही अर्थ बहु, जहाँ कहे कहे कवि कोई, कवि लोई, और नया रूप लखिए नहीं, अनविकृत है सोई, है ना। तो ये पंक्तियाँ कुलपति मिश्र की रस रहस्य से ली गई है, उतनी महत्वपूर्ण है नहीं, पर देख लेना कि एक रूप ही अर्थ बहु, कि एक रूप है और उसका अर्थ बहुत सारे हैं, जहाँ कहे कवि लोई, और नयो रूप लखिए नहीं, अनविकृत है सोई, ठीक है ना। तो ये दोहा छंद है ये, और ये कुलपति मिश्र की पंक्तियाँ हो जाएगी, मोटा मोटा याद रखना, अनविकृत वाली पंक्तियाँ जो भी है। इसके अलावा एक पंक्तियाँ और दे रखी है इन्होंने कि रूप की रस बहे तो कहाँ रुक कहा, भयो जो गुण गागर गुण सागर गायो, बंधु अनेक भये तो कहाँ रुक कहा, जो भयो जो अरिको उर्दायो। इतने महत्वपूर्ण पंक्तियाँ नहीं है बिल्कुल भी, इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। कि यहाँ पर वांछित अर्थ का इन दृष्टांतों ने पोषण नहीं किया है, इस कारण यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि हरि सो जग जो नहीं नेह निभायो, अर्थात इन्होंने कोई भी टीका लिखी होगी या फिर किस प्रकार से, तो उसका अर्थ दे रखा है, ये भी अपने काम का नहीं है, ठीक है ना। अर्थात कुलपति मिश्र के बारे में ये दूसरा पैराग्राफ में जो शुरुआत की पंक्तियाँ और अंत की 2 पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। इनकी काव्य पंक्तियाँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी इनकी काव्य रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, और इनके बारे में विस्तार से हमने पढ़ ही लिया, जो भी मोटा मोटा इम्पोर्टेंट है कि किन किन काव्य पुस्तकों का, काव्य शास्त्र पुस्तकों का इन्होंने हेल्प ली है, जैसे कि विश्वनाथ की साहित्य दर्पण, ठीक है, इधर से मम्मट की काव्य प्रकाश का भी इन्होंने हेल्प लिया है, और इधर से केशवदास की जो रचना है रसिक प्रिया, इसका भी इन्होंने हेल्प ली है, इस रचना की भी, ठीक है ना, जिसके बाद इन्होंने अपना ग्रंथ बनाया। कुमारमणि नाम से एक कवि हैं, इनको हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना और कवियों को पढ़ेंगे। इनमें विशेष देखो आप कि कुमारमणि जो है ये सर्वांग निरूपक कवि की लिस्ट में आया है, नहीं आया, ये नाम याद रखना आप, इसके साइड में लिख लो या यहाँ पे लिख लो कि कुमारमणि जो है सर्वांग निरूपक कवि है, सर्वांग निरूपक, क्योंकि इसी सूची में तो इनका नाम पढ़ रहे हैं ना हम, है ना, नगेंद्र वाली पुस्तक में, अर्थात ये सर्वांग निरूपक कवि इसलिए आता है। अभी देखो इसमें दे रखा है कि इनका जन्म, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, पर चिंतामणि कुलपति आदि के बाद ध्वनि रसवादी आचार्य हैं ये, और 1665 के आसपास जन्म ठहरता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। और 2 ग्रंथ हैं इनके, रसिक रसाल और रसिक रंजन। तो याद रखना आप ये कि रसिक रंजन और रसिक रसाल ये दोनों के दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ठहरते हैं, क्योंकि अगर लिखा हुआ है तो। और रसिक रंजन संस्कृत कवियों के सूक्तियों का संग्रह है, और रसिक रसाल में रसिक लाल में क्रमशः काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, और इन प्रकार से काव्य जो अंग है। जाहिर सी बात है सर्वांग निरूपक कवि हैं, तो कोई तो एक रचना होगी ना जिसमें काव्य के सभी अंगों का विस्तार से वर्णन किया गया हो, तो वो रचना ये देखो आप, रसिक रसाल या रसिक लाल जिसे कहते हैं, ये रचना उसी के इर्द गिर्द ठहरती है। एक रसिक रंजन तो हो ही गई, ठीक है ना। एक सेकंड चालू रखिएगा। हाँ जी, एक सेकेंड। कभी कभी क्या है, कुछ तकनीकी वो आ जाती है दिक्कत, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं लाइव कर रहा हूँ ना टेलीग्राम पे, उस पर कोई भी कॉल आया तो फिर वो टेलीग्राम वाली जो अपनी ऑडियो है ना उसमें थोड़ी सी बात आ जाती है। अब आवाज़ भी दूर से आ रही होगी आपको, है ना। एक सेकंड रुको बस। हाँ, अब मुझे बस ये कंफर्म कर दो कि आवाज़ आ रही है ना मेरी, जो भी मुझे लाइव सुन रहे हैं। बताओ तो एक बार, बताओ राम जी या शकुंतला जी, आप बताओ। चलो बहुत बढ़िया, फिर अपन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। कि इनमें हमने पढ़ा कुमारमणि की रसिक रंजन और रसिक लाल में कि कौन सी वाली पुस्तक इनकी सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ठीक है। इसके अलावा इनके कोई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ नहीं है। इनके अलावा लास्ट वाला जो पंक्तियाँ ना वो पढ़ लेते हैं, लास्ट वाली 2-3 लाइन से, ताकि वहाँ से कुछ मिल जाए हमको अगले पेज पे, कि वो इन्हें इस युग के अच्छे कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर देता है। और कौन कर देती है कि सीधी सरल भाषा और सीधे सरल विषयों में इन्होंने जिस कौशल के साथ प्रस्तुत किया है। अब देखो ये आलोचना की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पर एक बात बताओ, जब रीतिकाल में इतने महत्वपूर्ण कवि हैं देव, भिखारीदास, मतीराम, केशवदास, उनको छोड़कर अगर इन पंक्तियों से प्रश्न आता है तो फिर वो तो एकदम मतलब बच्चों के साथ अन्यायी कहलाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि कुमारमणि उतने सर्वश्रेष्ठ कवि भी नहीं है, न आचार्य हैं, है ना। इसके अलावा
इन काव्यों को पढ़कर भाषा शैली की आदि की दृष्टि से बाद के कवियों में, जिसे बोलते हैं ना परवर्ती कवियों में, मतीराम की और परवर्तियों में पद्मावत की कविता का स्मरण हो जाता है। इनकी कविताओं को पढ़कर कोई काम कर नहीं है। अपने 2 रचनाएं याद रखना, रसिक रंजन और रसिक लाल या रसिक रसाल नाम से जो रचनाएं हैं वो कुमार मणि की है, बस ये याद रखना। और सर्वांग निरूपक कवि है। देव के बारे में पढ़ते हैं। देव के बारे में एक एक पंक्ति, एक एक लाइन, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। आपको पता है देव कितने बड़े कवि हैं, देव कितने महत्वपूर्ण कवि हैं। तो देव के बारे में पढ़ते हैं हम कि रीतिकालीन रीति काव्य जिन कवियों के कृतित्व के कारण प्रतिष्ठित हुआ है। अब देखो पहली लाइन अपने आप में नगेंद्र ने स्वयं ये सिद्ध कर दी कि हाँ, और कवियों से महत्वपूर्ण देव कितने महत्वपूर्ण है। कि यानी कि रीतिकाल का जो काव्य जिन कवियों से प्रतिष्ठित होता है ना, उसमें सबसे पहले या उस लिस्ट में नाम आता है देव का। ठीक है ना। देवदत्त द्विवेदी, देव। रीतिकालीन रीति काव्य जिन कवियों के कृतित्व के कारण प्रतिष्ठित हुआ है, उनमें देव का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने विभिन्न ग्रंथों में अपने विषय में जो कुछ लिखा है, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है कि ध्योसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1673 में। मुझे आज तक पता नहीं है कि कभी कोई ऐसा प्रश्न आया है कि जिसमें सामने कवि देकर उनके ब्राह्मण परिवार से मिलान किया गया हो, लेकिन ऐसा प्रश्न कभी बन सकता है अच्छा खासा, क्योंकि कान्य को जो ब्राह्मण है, कोई तेलंग ब्राह्मण है, ये देखो अब ये ध्योसरिया ब्राह्मण है, तो इस वाला प्रश्न मैंने कभी देखा नहीं है। हालांकि ये एक प्रकार से अलग हो जाएगा, पर आ जाए तो कभी देख लेना है ना, मिलान करने के लिए आएगा, सीधा नहीं पूछेगा कभी आया तो। ध्योसरिया ब्राह्मण परिवार में 1673 में होता है, तो ये देखो 1673 इनका जन्म काल याद होना चाहिए। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं और रईसों और नवाबों के आश्रय में रहे हैं। ठीक है ना। और हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा आश्रयदाताओं के पास यही रहे हैं। ठीक है ना। हमने पढ़ा था ना, जब हम नोट्स पढ़ रहे थे, जब हमने अलग से नोट्स वाली क्लास ली थी टेलीग्राम पे, वहाँ हमने इन चीज़ों को विस्तार से पढ़ा था। अब हम नगेंद्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक लाइन नगेंद्र जी की लिखी हुई पढ़ेंगे। ठीक है। और अपने जीवन काल के अनेक राजा रईसों और नवाबों के आश्रय में रहे हैं। इनमें से कुछ के नाम ये रहे। आजम शाह चरकापति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य के पास रहे थे। ये आजम शाह वैश्य के, और ये भवानी दत्त वैश्य के पास में राजा कुशल सिंह जो कि फफूंद रियासत के राजा थे, और किसी स्थान के राजा अथवा सेठ भोगीलाल के यहाँ पर रहे हैं। ये इटावा के निकटवर्ती एक राजा रहे थे, राजा उद्योत सिंह। ठीक है ना। इसके अलावा दिल्ली के रईस राजा पातीराम के पास पुत्र सुजान मणि के पास भी रहे हैं, और पिहानी के अधिपति अली अकबर खान के पास भी रहे हैं। ठीक है। इनकी मृत्यु का अनुमान 1767 के आसपास ठहरता है। ठीक है ना। तो इसके अलावा यूँ तो नहीं पूछेगा कि इससे कौन सा आश्रयदाता के पास नहीं रहा है, या फिर हो सकता है जगह तो नहीं पूछेगा कि ये आश्रयदाता कहाँ रहा है। ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि किस आश्रयदाता के आश्रय में नहीं रहे हैं, और ये तो पूछा ही जाएगा कि किस आश्रयदाता के आश्रय में कौन सी रचना की गई है, अगर वो रचना महत्वपूर्ण है। जैसे मतीराम की पूछी जाती है ना, फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में है ना, महत्वपूर्ण है। कवि के द्वारा बेहतर ग्रंथ रचे गए हैं। एक बार यूजीसी नेट पर प्रश्न आया था कि देव के कितने ग्रंथ हैं, हालांकि उसमें 2 उत्तर सही माने गए थे, 22 और 23 के आसपास, लेकिन नगेंद्र ने बेहतर ग्रंथ माने हैं, जिसमें से आज 15 ही उपलब्ध है। भाव विलास का नाम आपने सुना है, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन जिसे ही शब्द रसायन कहा जाता है, जो कि सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, आपने पढ़ा हुआ है। सुख सागर तरंग आपका पढ़ा हुआ है, द्राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच। इनमें से प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म में और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है प्रेम चंद्रिका में। अब ये ग्रंथ बता दिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको आप बार बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, प्रश्न यहाँ से ही आएगा, बार बार, बिल्कुल बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास ऐसे कोई हज़ारों पुस्तकें नहीं है कि जिनको पढ़ेंगे हम तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं, निश्चित पुस्तकें हैं और निश्चित अपने नोट्स रखिए और उनको बार बार पढ़िए। आपका बड़ा से बड़ा एग्जाम मुझे लगता है कि निकल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दे रखी है कि किस पंक्ति के अंदर या किस रचना के अंदर क्या लिखा हुआ है। कि प्रेम चंद्रिका में नाम से पता चल रहा है कि प्रेम है ना, तो प्रेम में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म में यानी कि प्रेम की महानता बताई गई है, उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। ठीक है। और राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव शतक, राग रत्नाकर तो संगीत विषय ग्रंथ हो गया। अब देव शतक जो ग्रंथ है वो आध्यात्मिक संबंधित ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत के असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महत्व का वर्णन है। तो देव शतक में तो अध्यात्म का वर्णन, लेकिन देव चरित्र में देव का चरित्र है, अर्थात कृष्ण भगवान का चरित्र, देवता बोलते हैं ना, तो संबंध प्रबंध काव्य है ये। तो देव चरित्र अपने आप में प्रबंध काव्य हो गया। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है ये।
शेष ग्रंथ जो है काव्यांग विवेचन संबंधित है, अर्थात काव्य का कोई अंग ले लिया, जैसे अलंकार ले लिया, किसी में रस ले लिया, किसी में सर्वांग ले लिया। तो भाव विलास जो हो गया, भाव विलास के अंतर्गत रस सामग्री और रस भेदों विशेषतः श्रृंगार रस नायक नायिका भेद के तथा 39 अलंकारों का विवेचन में भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी, भामह के काव्य अलंकार और दंडी के काव्य दर्श तथा केशव के रसिक प्रिया और कवि प्रिया का आश्रय लिया गया है, अर्थात भाव विलास के अंतर्गत। तो ठीक है ना, अर्थात भाव विलास भी किस प्रकार का ग्रंथ है, काव्यांग ग्रंथ हो गया। इससे ये सिद्ध होता है, जिसके अंतर्गत ये ग्रंथ इस्तेमाल किए इन्होंने पढ़ने के लिए भामह दंडी का, केशवदास का और इधर से भानुदत्त का। शब्द रसायन जिसे काव्य रसायन भी कहते हैं, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। क्रमशः काव्य स्वरूप, काव्य शक्तियाँ, शब्द शक्तियाँ, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार और पिंगल का विवेचन काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस तरंगिणी के आधार पर किया गया है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस से संबंध विवेचन है, जिसका मूल आधार भानुदत्त की रस मंजरी, केशवदास की रसिक प्रिया और रहीम का बरवे नायिका भेद आदि ग्रंथ कहे गए हैं। अब कुल मिला के बाद ये कि केशवदास जी से भी देव ने कोचिंग ली है, भानुदत्त से भी कोचिंग ली है, भामह से भी ली है, दंडी से भी ली है, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से भी लिए, मम्मट के काव्य प्रकाश से भी लिए। अब ये 5-7 नाम जो मैंने लिए कोई नए थोड़े नहीं आपके लिए, ऐसा बिल्कुल यही हम कुल मिला के बार बार पढ़ रहे हैं कि इन्हीं नामों को पढ़ा है, तो याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं। ऑप्शन देख के हम वैसे क्लिक कर देंगे। सुख सागर तरंग इन विषयों से संबद्ध कवित्व सवैयों का संग्रह है। सुख सागर तरंग की बात की जा रही है, जिसमें कवित्व सवैया हैं। अष्टयाम में दिन के 8 पहरों का वर्णन दिया गया है, जिसमें नायक नायिका भेद के विविध विलासों का वर्णन है। इन ग्रंथों की रचना 1689 के आसपास से लेकर 1767 के आसपास ठहरती है। यहाँ ये कह देना असंगत न होगा कि इनकी सामग्री बहुत कुछ समान है। एक के लक्षण उदाहरण थोड़े बहुत हेर फेर के बाद जो के ते सन्निवित करके नवीन शीर्षक के साथ नवीन ग्रंथ की रचना करना का प्रयत्न अधिक रहा है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ 200% आएगी ये पंक्तियाँ, क्योंकि पैराग्राफ के अंत में ही है। अर्थात वो कौन कवि था जो एक ही ग्रंथ से ली गई पंक्तियों से हेर फेर करके या जोड़ तोड़ करके नया ग्रंथ बना लेता था। और कितनी बढ़िया विधा है ना ये, और कितनी अच्छी बात है ये किसी भी कवि के लिए, किसी भी आचार्य के लिए। इसे तो कहते हैं शब्दों से खेलना। अर्थात ये देव हैं जो अपने जो ऑलरेडी लिखे हुए जो उदाहरण थे, या जो ऑलरेडी लिखे हुए जो कवि थे, या ऑलरेडी जो लिखी हुई जो रचनाएं थी, उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर नया ग्रंथ लिख लेते थे। तो देव के बारे में ये पंक्तियां हैं। नवीन शीर्षक के साथ नवीन ग्रंथ की रचना करने का प्रयत्न अधिक रहा है। महत्वपूर्ण है, 200% अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अंत में भी लिखी हुई है ये। रीति निरूपण की दृष्टि से कवि देव के विवेचन में गुण और दोष दोनों ही स्पष्ट है। गुणों में लक्षणों की सुबोधता, स्पष्टता और संक्षिप्तता तथा उदाहरण के तदनुरूप एवं सरसता के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने मत को प्रबल शब्दों में एवं आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करते हैं। दधि धृत मधु पायस तजी वायस चाम चबात कहकर चित्र काव्य का तथा प्रेमहीन प्रिय वेश्या है श्रृंगारा बहस के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार उन्होंने जिस प्रकार से किया है वह इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही भेदीकरण तथा मौलिक उद्भावना की प्रवृत्ति इनके विवेचन का दूसरा गुण कही जा सकती है। इनके द्वारा नीरस, उदास तथा 7 रस दोषों, वामन सम्मत गुणों के आधार पर रीति के भेदों, करुण, विभत्स और शांत रसों के भेदों का भी परिकल्पना तथा कतिपय नवीन छंदों का आविष्कार एवं प्रवृत्ति के लिए सहज परिचायक है। ये बीच की पंक्तियाँ महत्वपूर्ण उतनी है नहीं, बस सिर्फ रीडिंग लगा लो आप इनकी, कि जहाँ तक इनके विवेचन संबंधित दोषों का प्रश्न है, इनके लक्षणों और उदाहरणों में कहीं कहीं अस्पष्टता और भ्रांति तो है ही सही, साथ ही अव्यवस्था और अशास्त्रीयता, असामंजस्य भी कम नहीं है। अब ये अपने आप में महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हो जाती है कि किनके काव्य लक्षण में उदाहरणों के साथ साथ कहीं कहीं अस्पष्टता तो है ही सही, परंतु व्यवस्था भी नहीं है, अशास्त्रीयता भी और असामंजस्य भी कम नहीं है। उदाहरण के लिए इनके रस विवेचन संबंधित एक स्थान पर श्रृंगार, वीर और शांत, मुख्य तथा हास्य, भयानक और रौद्र और करुण तथा अद्भुत, विभत्स को क्रमशः इनके आश्रित और दूसरे स्थान पर श्रृंगार, रौद्र, विभत्स को मुख्य तथा क्रमशः हास्य, अद्भुत, करुण और भयानक को इनके आश्रित कहने में जहाँ असामंजस्य दिखाई देता है, वही अलंकार विवेचन में कतिपय अलंकारों के लक्षणों में परस्पर भिन्नता अव्यवस्था की परिचायक है। अपने आप में पंक्तियाँ इतनी पजल हो गई है, इतनी ज़्यादा घुस चुकी है कि ये पंक्तियाँ समझ में भी उतनी नहीं आ रही, तो ये वैसे भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना। कुल मिला के बात यह है कि मुख्य रसों को तो इन्होंने गौण रख दिया और गौण रसों को मुख्य रख दिया। इस प्रकार से यह अव्यवस्था की बात इन पंक्तियों में कही गई है। तो वहाँ अलंकार विवेचन की कतिपय अलंकारों के लक्षणों में परस्पर अव्यवस्था की परिचायक है। सत्ववातादि प्रकृतियों के आधार पर नायिकाओं के भेदों को
आविष्कार में अशास्त्रीयता कही जा सकती है। इस प्रकार इनके रीति निरूपण न तो साधारण पाठक के लिए उपयोगी बन पाए हैं, न गंभीर अध्येता को अपनी ओर आकर्षित बनाने में समर्थ है। अर्थात देव एकमात्र ऐसे आचार्य हैं, या देव भी एक ऐसे आचार्य हैं जो आचार्यत्व में उतने ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं हो पाए हैं। फिर भी हम इनको रीति काव्य को प्रतिष्ठित क्यों कहा भाई? अर्थात ये कवि कर्म में ज़्यादा श्रेष्ठ हो पाए हैं, रीति निरूपण में कम, आचार्य निरूपण में कम। जब देव को हमने पढ़ा और आचार्यत्व की दृष्टि से ये उतने श्रेष्ठ कवि है ही नहीं, असमर्थ कवि हैं, फिर भी नाम क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि इनका काव्य श्रेष्ठ था। इसके विपरीत अब देखो आगे ना पंक्तियाँ कि इसके विपरीत इनके कवित्व की दृष्टि से इनकी रचनाएं कहीं अधिक आकर्षक और प्रभावी कही जा सकती है। तो ये आकर्षक से याद रखना, आकर्षक कौन है? कृष्ण भगवान। और कृष्ण से संबंधित नाम कौन सा है? देव का। याद रखना, कैसे भी करके टेक से याद कर लो, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ही हैं। पहली पंक्ति है ना, इसलिए पैराग्राफ की। और मैंने आपसे कहा है कि पैराग्राफ की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण होती है। इन्होंने यद्यपि तत्व चिंतन संबंधी समस्याएं भी की है। देखो दोबारा पढ़ता हूँ कि इनके विपरीत कवित्व की दृष्टि से इनकी रचनाएं अधिक आकर्षक और प्रभावी है। इन्होंने तत्व चिंतन संबंधी रचनाएं भी की है, तथापि इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार ही है। इनमें जीवन का राग पक्ष निखर के साथ आया है और रीति निरूपण में सिद्धांत रूप से अपने रसवादी होने का परिचय इन्होंने जिस प्रकार से दिया है, काव्य में उसका निर्वाह अत्यंत मनोयोग के साथ कर दिखाया है। ठीक है ना। तो अभी जो भी प्रश्न आपका होगा वो सब लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। एक बार टेलीग्राम पे ये लाइव चल रही है ना क्लास, इस वजह से बीच में वो आपकी आवाज़ आएगी नहीं एक्चुअली, है ना। तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा, अभी अनम्यूट कर दूंगा 7:50 के बाद। ठीक है ना। तो अपना पढ़ रहे थे अपन की ये हो ही गया अपना कि इन्होंने तत्व चिंतन पर भी बात की है, रीति निरूपण का परिचय जिस प्रकार से दिया ये अपने काम का नहीं है, और जीवन का राग पक्ष निकाल कर साथ आया है। अपने रीति निरूपण में सिद्धांत रूप में अपने रसवादी होने का परिचय इन्होंने जिस प्रकार से दिया है, काव्य में उसका निर्वाह अत्यंत मनोयोग के साथ कर दिखाया है। कल्पना की ऊँची उड़ान के परिणाम स्वरूप रंग वैभव, है ना, कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप रंग वैभव और प्रसाधन सामग्री ने इनकी बिंब योजना में विशेष सौंदर्य की सृष्टि की है। रूप, अनुभव, मिलन आदि से संबंध बिंब अपने लक्षित और उपलक्षित रूपों में इतने स्पष्ट और आकर्षक है कि इस युग के उत्कृष्ट कलाकारों के यतत संबंधित बिंबों उनके समक्ष ठहर पाते हैं। और बिंब ही देखो दे रखा है ना कि रूप, अनुभव, मिलन आदि के संबंध बिंब अपने लक्षित और उपलक्षित रूपों में इतने स्पष्ट और आकर्षक है कि इस युग के उत्कृष्ट अलंकारों के एतत् संबंधी बिंब ही इनके समक्ष ठहर पाते हैं। दूसरी ओर इनकी अभिव्यक्ति ही कर्म समर्थ नहीं है। प्रत्येक शब्द अपनी विषयानुरूपता का परिचय देता है। इसमें संदेह नहीं है कि कवि कि इनकी भाषा दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सदोष है तथा इनमें जड़ों शब्दों की तोड़ मरोड़ और व्याकरण रूपों की अव्यवस्था कुछ अधिक देखने को मिलती है, किंतु ये दोष भी भाषा शोष्ठों और छंदों की लय के आग्रह के कारण ही आए हैं। अतः कहा जा सकता है कि इनका काव्य कुल मिलाकर सरस एवं ग्राह्य है। उदाहरण तो ये 10 छंद देखो आप, है ना। कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि काव्य में दोष कब आता है? जब हम क्या करते हैं ना, किसी भी सरस वाक्य को सरस बनाने के लिए या किसी भी कठिन पंक्तियों को सरस तरीके से बताने के लिए या कोई ऐसी तुकबंदी करने के लिए या कोई विशेष प्रसंग को लिखने के लिए जब हम काव्य लिखते हैं ना, तब हमारे काव्य में क्या आ जाता है? एक प्रकार का दोष। जाहिर सी बात है क्योंकि काव्य में दोष नहीं हुआ, क्योंकि काव्य एकमात्र ऐसी चीज़ है जो व्याकरण सम्मत नहीं है। क्योंकि व्याकरण का जितना ज़्यादा व्याकरण का जितना कम प्रभाव या व्याकरण के नियमों का जितना उल्लंघन एक काव्य रचना करती है ना, उतना सा यदि कोई रचना करती है। क्योंकि व्याकरण में तो हम जब गद्य लिखते हैं तो गद्य का एक नियम होता है ना कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म, फिर क्रिया, एक प्रकार का चलता रहता है, प्रोसेस होता है एक, है ना, ऑपरेशन टाइप से। लेकिन काव्य तो सबसे ज़्यादा नियमों का भंग करता है। ठीक है, न कोमा का पालन करता है, न प्रश्नवाचक चिन्हों का, कहाँ पे कर्ता आ रहा है, क्रिया पहले दे देता है, बाद में कर्म, बाद में कर्ता, तो बहुत सारी चीज़ों का उल्लंघन करता है। तो दोष तो स्वाभाविक है से कि दोष आ ही सकते हैं। ठीक है ना। तो बताना मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? मैं फिर से आ रही है ना? एक सेकंड रुको आप बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब बताओ, एक बार फाइनल बताओ कैसी आ रही है आवाज़? ठीक है, ठीक। वो ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, है ना, क्योंकि कोई भी कॉल आता है तो डिस्कनेक्ट हो ही जाता है फिर वो अपने आप ही। और इसके बाद हम कर रहे थे
यहाँ पे ये बात कर ही ली अपन ने देव की, ठीक है। अब देव की कुछ पंक्तियाँ दे रखी है कि देव मैं शीस बसायो स्नेह के, भाल मृग मंद बिंद के बाख्यो, कंचू की मैं चुप रहो करी चोवा, लगाए लियो उर सो अभिलाख्यो। सवैया है ना कि देव मैं शीस बसायो स्नेह के, भाल मृग मद बिंद के भाख्यो, कंचू की मैं चुप रहो करी चोवा, लगाए लिए उर सो अभिलाख्यो। ले मख तूल गुए गहने रस, मूर्तिवंत सिंगार के चाख्यो, सांवरे लाल के सांवरे रूप में, नैननी को कजरा करे राख्यो। अर्थात कि सांवरे लाल को सांवरे रूप में, उसका रूप कैसा है, कृष्ण भगवान का सांवला रूप है ना, उसमें भी फिर काले रंग का कजरा लगा रखा है एक प्रकार से। तो अर्थात एक प्रकार से प्रेम भाव से संबंधित और भक्ति को मिक्स करते हुए ये इन्होंने पंक्तियाँ लिखी है। देव की पंक्तियाँ हैं, उतनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ये नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, पर ये एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें कहा गया है ना कि दोष भी भाषा सोष्ट और छंदों के लय के आग्रह के कारण, क्योंकि बात तो कहीं और से शुरू हो रही है ये, और अंत में इन्होंने तुकबंदी करने के लिए ये ऊपर भाख्यो अभिलाख्यो चाख्यो और राख्यो कि सांवरे लाल को सांवरे रूप में, नैनन को कजरा करी राख्यो, है ना। तो ये एक प्रकार से इस वाली पंक्ति को विस्तार से बताने की बिल्कुल कि देव में शीस बसायो। देखो ना ये 212 से शुरू हो रहा है, ये 212। अब देखो पूरी पंक्तियाँ 212 में चलेगी है। अब 212 में कौन सा आता है, यह माता राजभार रगण में ही ऐसा है, बिल्कुल 212 रगण 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 ऐसा है। देव में शीस बसायो स्नेह के, भाल मृग मध्य बिंद के भाग्यो, कंचुक में चुप रहो करी चोवा, लगाए लियो उर सो अभिलाख्यो। ले मृग तूले गहे गुहे गहने रस, मूर्तिवंत सिंगार के चाख्यो, सांवरे लाल को सांवर रूप में, नैनन को कजरा करी राख्यो। तो इस प्रकार से ये सवैया छंद है। अब ये पंक्तियाँ आपको समझ में आएगी चाहे नहीं आएगी, पर ये पंक्तियाँ जरूर समझ में आएगी। मैं बताता हूँ आपको कौन सी वाली पंक्तियाँ। एक पंक्तियाँ हैं, बस निकाल लूँ एक बार। हाँ, ये सुन के बताना और इसका आप जवाब भी दे सकते हो कि चोरी छुपे नवनीत को भोग, अकेले अकेले लगाए रहो है। अब ये भी है ना उसी राग में ना एकदम सवैया छंद कि चोरी छुपे नवनीत को भोग, अकेले अकेले लगाए रहो है, बंधु सखा छोड़ आए अकेलो, अकेला अकेलो ही खाए रहो है, पकड़ो जो माने तो शीशे में काना ही, काना को चोर बताए रहो है। कहना बोला मैं नहीं हूँ चोर हूँ, सामने जो शीशे में जो दिख रहा है ना वो है चोर। तो पकड़ो जो शीशे में, पकड़ो जो माने तो शीशे में, कान्हा ही कान्हा को चोर बताए रहो है, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने, न जाने वो क्या क्या सिखाए रहो है ना। ये सवई आता है बहुत बढ़िया, मेरा लिखा हुआ सवई आता है शायद, बढ़िया था ना एकदम। आगे पढ़ते हैं अपन सोमनाथ। अब सोमनाथ जो कवि हैं इनको भी हम सर्वांग निरूपक कवियों में पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी हमको एक रचना याद है, कौन सी, रस पीयूष निधि, जिसमें भले ही रस आ रहा है कुलपति मिश्र की तरह, लेकिन दोनों रचनाएं ये सर्वांग निरूपक है। रस विलास, रस पीयूष निधि सोमनाथ की, और रस रहस्य कुलपति मिश्र की। कुलपति मिश्र की रस रहस्य, रस पीयूष निधि सोमनाथ की, ये रचनाएं हो जाएगी अपने सर्वांग निरूपक। अब ये रचनाएं ना मुझे बता रहा हूँ आपको मुक्त जबानी याद हो गई होगी, या फिर बिल्कुल मतलब पढ़ते पढ़ते आंखें देखते देखते, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कठिन रचनाएं हैं ये। जिनको इतनी रचनाएं याद हो गई ना, काम पार हो जाता है, रीतिकाल उनके हाथों में आ जाता है अपने आप ही, ऐसा है, ठीक है ना। तो सर्वांग निरूपक रीति कवियों में सोमनाथ अथवा शशिनाथ का जो स्थान है, अच्छा का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थात बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इनके कथन के अनुसार ये वक्तव्य है कि ये ब्राह्मण नीलकंठ के पुत्र थे और भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र महाराज प्रताप सिंह के आश्रम में रहते थे, अर्थात राजस्थान से संबंधित हो गया है इनका नाम भी। और इनका कविता का इतना बताया गया है, और इनके भी 5 ग्रंथ बताए गए हैं, जैसे हमने कुलपति मिश्र के पढ़े थे। कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना, याद नहीं करना, ज्ञानी नहीं बनना हमको, सिर्फ एग्जाम पर्पज से उन चीज़ों को करना है। एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाए, जॉब लग जाए, वो जो आपका मतलब लक्ष्य है उसको जब आप पालो, उसके बाद फिर आप आराम से ग्रंथों को पढ़ना, ऐसा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विनोद और माधव विनोद। अब जैसे जो टेलीग्राम पर ये क्लास हमारी लाइव चल रही है, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सभी जॉब में है ना, लेकिन जो ये क्लास जो इधर रिकॉर्ड हो रही है ये यूट्यूब पे भी जाएगी ना, तो वहाँ पे तो काफ़ी सारे बच्चे देखेंगे ना, तो वो उनके लिए भी एक अलग से शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास,
कृष्ण लीलावती, रस पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद। जिसमें सुजान विलास कितने महत्वपूर्ण है मैंने बता दी थी आपको पहले भी, क्योंकि सुजान विनोद के नाम से जो रचना आती है उसमें सुजान विनोद में वी भी आ रहा है, द भी आ रहा है, तो देव की रचना हो गई। लेकिन यहाँ सुजान विलास में स आ रहा है, व आ रहा है, अर्थात ये सोमनाथ की हो गई, स से सोमनाथ की। सुजान विनोद में द से देव की। लेकिन सुजान हित प्रबंध आते हुए भी प्रबंध रचना नहीं है, और वो किसकी है? अपने घनानंद की। ठीक है ना। और सुजान सार भी उनकी है। तो ऐसा नहीं कि सुजान से आने वाली सभी रचनाएं घनानंद की होगी, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये साथ के साथ याद करवाता चलूँगा मैं। रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद जो रचना है, ये सोमनाथ की रचना है। इनमें कृष्ण लीलावती और सुजान विलास को छोड़कर सभी ग्रंथ है, और माधव विनोद संस्कृत दे रखा है कि माधव विनोद, इनमें कृष्ण लीलावती और सुजान विलास को छोड़कर सभी ग्रंथ उपलब्ध हैं, अर्थात उपलब्ध ग्रंथों की बात की जा रही है। अब माधव विनोद के अंदर दे रखा है, जो कि हमारे काम का है नहीं वैसे तो, पर देख लेते हैं कि कितना दे रखा है इनके बारे में, कि माधव विनोद संस्कृत के माधव मालती माधव नाटक का पद्य अनुवाद है। रस पीयूष निधि के बारे में दे रखा है कि रस पीयूष निधि 1737 में प्राकृत पैंगलम या भट्ट केदार के व्रत रचना करके अतिरिक्त संस्कृत में भानुदत्त मिश्र, मम्मट और विश्वनाथ के ग्रंथों को तथा ब्रजभाषा के कुलपति मिश्र के रस से, जसवंत सिंह के भाषा भूषण का आश्रय लेकर क्रमशः छंद भी है इसमें, काव्य लक्षण भी है, काव्य प्रयोजन भी है, काव्य हेतु, काव्य शरीर की सामग्री, काव्य भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य, दोष और गुण अलंकार, अर्थालंकार का विवेचन किया गया है। तो यह स्वयं सिद्ध हो गया है कि हाँ, ये एक प्रकार का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। श्रृंगार विलास में श्रृंगार विलास नाम से पता चल रहा है, श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ होगा ये, है ना। और नायक नायिका भेद का विवेचन किया गया है। वास्तव में यह रस पीयूष निधि की सामग्री में यथ किंचित परिवर्तन के आधार पर प्रस्तुत करके पृथक रूप से बनाया हुआ ग्रंथ है, अतएव रीति निरूपण की दृष्टि से इसका कोई पृथक महत्व नहीं है। रस पीयूष निधि का उद्देश्य सुकुमार बुद्धि पाठकों को काव्य शास्त्र की सामग्री उपलब्ध कराना है, जो कि हमारी बिल्कुल काम का नहीं है। इसकी अंतिम पंक्तियाँ देखते हैं इस वाली पैराग्राफ की, कि हाँ, ये थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वैसे भी थोड़ी देर का ही है, कि रस पीयूष निधि की रचना का उद्देश्य सुकुमार बुद्धि पाठकों के लिए काव्य शास्त्र की सामग्री उपलब्ध कराने का है। अतः विषय प्रतिपादन में सुबोधता की ओर दृष्टि करने का इन्होंने केवल इन्हीं विषयों को ग्रहण किया है जो सहज और बोधगम्य हो। कठिन प्रसंगों को या तो वो छोड़ते चले गए हैं या संक्षेप में चर्चा की है। उदाहरण के लिए काव्य हेतुओं में केवल अभ्यास का, आर्थिक व्यंजना के 10 वैशिष्ट्यों में से केवल 4 का, 10 सूत्र के व्याख्यातों में केवल अभिनव गुप्त के सिद्धांतों का, तथा दोषों में ये काम का है नहीं अपने, दोषों में मम्मट के द्वारा गिनाए गए 90 दोषों में से केवल 19 की चर्चा की है, जो अपने बिल्कुल काम का नहीं है। इसके अलावा अंतिम पंक्ति देखो इस पैराग्राफ की, कि वास्तव में इस ग्रंथ में काव्यांगों को जिस उत्साह के साथ ग्रहण किया गया है, उतने ही साथ से उनका विवेचन नहीं हुआ है। इनकी विशेषता बस इसी बात में निहित है कि विषय विवेचन या अत्यंत सुबोध रूप से प्रस्तुत किया है। कुल मिला के बात है कि हार्ड चीज़ें छोड़ दी हैं और सरल चीज़ें लेकर उनको अच्छे उत्साह के साथ या साहसपूर्ण तरीके से व्यक्त कर दिया है। अपने विवेचन में इन्होंने जिन ध्वनि रसवाद की स्थापना की है, उनका निर्वाह अपने काव्य में अत्यंत मनोयोग के साथ कर दिखाया है। ये ठीक है कि इनकी कविता में अनुभूति का वह आवेग नहीं है जो सरस कवियों की रचनाओं में देखने को मिलता है, फिर भी स्वच्छंदता, ठीक है ना, क्योंकि पहले आचार्यों की बात हो गई, काव्य की बात कर रहे हैं ना अपन, है ना। तो कविता में अनुभूति का वह आवेग नहीं है जो सरस कवियों की रचनाओं में देखने को मिलता है, अर्थात कवि के रूप में ये उतना ज़्यादा स्थापित नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके बारे में है नहीं है। कोई पंक्तियाँ दे रखी इनके बीच में कि इनमें उत्साह और आश्रय की भावना की तीव्रता का समावेश होने के कारण एक वीरस परिपूर्ण रचना दे रखी है इन्होंने, ना। प्रबल प्रताप दामा नल सो विराज वीर, ये हो जाएगा अपना कविता छंद है ना, जिसे घनाक्षरी बोलते हैं। सवैया हम पढ़ चुके हैं कि प्रबल प्रताप दावा नल सो विराज वीर, अग्नि के पारे रोरी धम की निशानी की, है ना। और ठट्ट मर हट्टा के निघट्टे दारे बारनी सो, प्रेम पर लेता है प्रचंड तिल गाने की। सोमनाथ कहे सिंह सूरज कुमार जाको, क्रोधति पुरारी कोसो लाज बर बाने की। चढ़ी के तुरंग यानी कि घोड़े पर जंग रंग करी सेलनी सो, डो तोरी डारी तीखी तलवार तुरकाने की। तो एक प्रकार से वीरस परक छंद है ये, है ना। सोमनाथ की भाषा व्याकरण और शब्द व्यंजना की दृष्टि से सुसंगठित और सौष्ठव की दृष्टि से विषयानुरूपी कही जा सकती है, ठीक है ना। और विषय की सीधे साधे ढंग से ये जिस कौशल के साथ प्रस्तुत करते हैं, वैसा इस युग के कवियों में बहुत कम दिखाई देखने को मिलता है। रस छंद योजना की दृष्टि से इनकी कविता में कुछ अनगढ़ अवश्य मिलती है। कुल मिलाकर निर्बलता ऐसे नहीं है कि इस कारण इन्हें अग्राह्य कहा जा सकता है, अर्थात इतने भी बेकार नहीं है इनकी रचना कि इनको हम ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं या इनका सम्मान से नाम नहीं लिया जा सकता, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी और बहुत अच्छा हमने पढ़ा इनके बारे में, ठीक है ना। तो 7 अर्थात इस हो चुके हैं। तो
टेलीग्राम की क्लास को चालू रखते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगली बार हम पढ़ेंगे भिखारी दास से शुरू करेंगे और बढ़िया डिटेल से विस्तार से वहाँ पे चर्चा करेंगे। और अब मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, तो जो भी आपका प्रश्न है वो आप पूछ सकते हो, जो भी डिस्कस हमको करना है। और यूट्यूब पे जो भी इस क्लास को देखेंगे, तो जो भी नहीं जानता है मुझे या फिर जो टेलीग्राम के थ्रू, वो उनको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपन दे देंगे, ताकि वो वहाँ से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सके और लाइव भी वो क्लास का आनंद ले सके। ठीक है, तो इसी के साथ मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।